आज हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र की बात करेंगे। तो जब भी हमारा एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट से, तो सबसे पहले शरीर का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो काम करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का बहुत ही सिंपल और सरल उदाहरण है हमारी त्वचा। तो यदि हम किसी भी अति संक्रमणकारी पदार्थ से एक्सपोज हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो बचाव है उन पदार्थों से हमारी त्वचा करती है। त्वचा शरीर में उन बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्टिव एजेंट्स को प्रवेश नहीं करने देती है। और यदि त्वचा कहीं कटी फटी रहती है, तभी ये संक्रमणकारी जो पदार्थ हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो और भी उदाहरण हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के। हाँ, इस प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को हम नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने त्वचा का लिया था, तो त्वचा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या किस प्रकार का संक्रमणकारी पदार्थ है, सभी प्रकार के संक्रमणकारी पदार्थों से हमारी रक्षा करेगी। इस वजह से ये जो इस प्रकार का जो प्रतिरक्षा, इस प्रकार का जो इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, प्रदान किया जाता है शरीर द्वारा, तो इसे हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं क्योंकि ये विशिष्ट नहीं होता है। किसी भी संक्रमणकारी पदार्थ के लिए एक जैसा ही होता है। दूसरे उदाहरण हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के म्यूकस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फैगोसाइटोसिस, स्टमक एसिड, इंटरफेरॉन, लाइसोजाइम, फीवर और इन्फ्लेमेशन। तो ये सभी जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करते हैं शरीर को। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जब भी हमारे शरीर को कोई स्पेसिफिक एंटीजन अटैक करता है, तो शरीर में एक इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है और यह इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। एंटीजन क्या है? हम सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको हमारा शरीर नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है, मतलब अपना नहीं मानता है, और उसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। मतलब पहली बात तो ये है कि हमारा शरीर उसे ऐसे पदार्थ को नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, मानेगा नहीं कि ये हमारा है। और दूसरी बात ये कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो शरीर है वो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है उसमें एक तो एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं। सबसे पहला तो पार्ट है एंटीजन, जिनकी वजह से प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। मतलब एंटीजन्स कोई भी सूक्ष्म संक्रमणकारी पदार्थ हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, और भी कोई केमिकल पदार्थ हो सकते हैं। और प्रतिरक्षा किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है हमारे शरीर में? तो हमारा शरीर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, और कई प्रकार की कोशिकाएं भी सहयोग करती हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने में। मतलब एंटीबॉडीज़ और अनेक प्रकार की कोशिकाएं सभी सहयोग करके और सहयोग से स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंटीजन क्या है, इसकी क्या केमिकल संरचना होनी चाहिए। मतलब किसी भी पदार्थ की
जिसको कि बॉडी हमारा रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन सब्सटेंस, तो उसकी केमिकल संरचना क्या होनी चाहिए। यदि एंटीजन, प्रत्येक एंटीजन पदार्थ के अंदर एक विशिष्ट स्थल पाया जाता है जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल कहते हैं। और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल यानी कि एंटीजन निर्धारणकारी स्थल, तो इस स्थल पर 6 से 8 यह स्थल एंटीजन अणु के ऊपर पाया जाता है, एंटीजन मॉलिक्यूल के ऊपर पाया जाता है। और इस स्थान पर 6 to 8 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और इस स्थान का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 750 डाल्टन होता है। तो किसी एक एंटीजन के अंदर 2 या अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल पाए जा सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन्स बहुत ही अच्छे एंटीजन पदार्थ होते हैं। प्रोटीन्स आर द बेस्ट एंटीजन्स, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स एमिनो अम्ल से बने होते हैं और उसकी वजह से वैरायटी बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है, डाइवर्सिटी बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन कंट्रास्ट हम पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये इतने स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक नहीं होते हैं और वसा या लिपिड नॉन एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं। तो एंटीजेंस का जनरली मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है, मतलब हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। किंतु यहाँ एक थोड़ा सा अलग एक हैप्टेन नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हैप्टेन्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजन की तरह तब कार्य करते हैं जब ये किसी टिश्यू प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ शरीर में जुड़ जाते हैं। मतलब हैप्टेन्स अपने आप से इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं कर पाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जब ये शरीर के अंदर किसी टिश्यू प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड से जुड़ जाएंगे तब ये इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो उदाहरण है पेनिसिलिन मॉलिक्यूल, जो कि एक हैप्टेन है और ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करके शरीर के अंदर एंटीजेनिक हो जाता है और एलर्जी उत्पन्न करता है, सीवियर एलर्जी उत्पन्न करता है। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन तो हमने समझ लिया। एंटीजन्स बाह्य पदार्थ होते हैं, संक्रमणकारी पदार्थ होते हैं और वो शरीर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन द्वारा। और दूसरी अन्य कई प्रकार की कोशिकाएं भी सहयोग करती हैं एंटीबॉडीज़ के साथ इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने में। अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के बहुत बड़े आकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। और इनका प्रोडक्शन स्पेसिफिक होता है, प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार के एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं। और पहले हम तो ये तो हो गए, ये तो सामान्य बातें हो गई एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में। इससे पहले कि हम एंटीबॉडीज़ के डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं, हम देखते हैं कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है शरीर में। तो एक इसके लिए एक टेबल है।
दिस इज़ अ टेबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टेबल में कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटीज़ जो जिस प्रकार की इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ द्वारा प्रदान की जाती है उसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। तो दिस कैन बी एक्टिव इम्यूनिटी एंड दिस कैन बी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, naturally acquired active immunity and artificially acquired active immunity. Similarly, passive immunity, naturally acquired passive immunity and artificially acquired passive immunity. अब हम समझते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है, उस प्रकार की इम्यूनिटी को हम कहते हैं जब हमारे शरीर को स्वयं एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करना पड़ता है, तो उस प्रकार की इम्यूनिटी को हम एक्टिव कहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली एक्वायर्ड तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी बीमार पड़ता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, तो उस व्यक्ति में उसी बीमारी के लिए इम्यूनिटी एक्वायर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस की वजह से जो भी एक बार अगर व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसके शरीर में उसी बीमारी के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तब उत्पन्न होती है शरीर में जब किसी को किसी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन में हम इनएक्टिवेटेड, किल्ड या एटेन्यूएटेड वायरसेस या बैक्टीरिया देते हैं। तो वैक्सीनेशन के प्रभाव से फुल्ली ब्लोन तरीके से वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, पर हल्का सा इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न हो जाता है। जिसे भी हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ पाता है, क्योंकि हम जो भी बैक्टीरिया वायरस दे रहे हैं उसे, तो वो इनएक्टिवेटेड है, किल्ड है या एटेन्यूएटेड है, लेकिन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न हो जाता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसके शरीर में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उस बीमारी के लिए सेफ हो जाता है, उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे हम देखते हैं जनरली छोटे बच्चों में हल्का सा बुखार आ जाता है वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन अदरवाइज़ वो लाइफ लॉन्ग वो बच्चे प्रोटेक्ट हो जाते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। अब हम दूसरा देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, इसमें शरीर को एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत एंटीबॉडीज़ बाह्य स्रोत के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। मतलब फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स द एंटीबॉडीज़ आर गिवन टू द पेशेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इस प्रकार की इम्यूनिटी फीटल सर्कुलेशन में मदर के ब्लड स्ट्रीम से प्लेसेंटा एवं अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा पहुंचाई जाती है, और इन एंटीबॉडीज़ को हम मैटरनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इन्हीं मैटरनल एंटीबॉडीज़ की वजह से बच्चे की रक्षा हो पाती है वूपिंग कफ और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह से। और मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है, कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा भी इन्फेंट में, छोटे बच्चे में पहुंचा दिया जाता है। तो इस फर्स्ट मिल्क के द्वारा, कोलोस्ट्रम के द्वारा बच्चे की रक्षा रेस्पिरेटरी, श्वास की बीमारियों और जीआई जो भी पेट की बीमारियां डायरिया वगैरह से रक्षा हो जाती है बच्चे की। तो हम देखते हैं दूसरे प्रकार की आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, दूसरे प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी जो कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। माँ से जो बच्चे को इम्यूनिटी दी जाती है वो तो नेचुरल प्रकार की हुई, और बाय आर्टिफिशियल मीन्स हम कृत्रिम तरीके से हम किस प्रकार से पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। जब हम रेडीमेड तैयार एंटीबॉडी किसी पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे फिर हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, तो इस तरह से आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। और ये जब जैसे कभी कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस केस है बॉटुलिज्म का, डिफ्थीरिया का या टिटनेस का, तो फिर ऐसे केसेस में आर्टिफिशियली एक्वायर्ड तरीके से इम्यूनिटी पहुंचाई जाती है इंजेक्शन के द्वारा। तो ये जो इंजेक्शन के द्वारा जो शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है इम्यूनिटी, तो इस प्रकार के प्रिपरेशन को एंटीसीरम कहते हैं। अब हम आ जाते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पर। इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और इनके अंदर लाइट और हेवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मतलब कि एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर हम चित्र देख लेते हैं। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। 2 तो ये हेवी चेन्स हैं और ये 2 लाइट चेन हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है, और प्रत्येक हेवी चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक हेवी चेन के अंदर 3 कांस्टेंट रीजन है। तो
इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है ये बहुत ही बड़े आकार का मॉलिक्यूल होता है और ग्लोबुलिन प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये जो चारों श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़ी होती हैं। और हम देख सकते हैं कि ये चारों श्रृंखलाएं वाई आकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये वाला पोर्शन जो है इसे हम हिंज रीजन कहते हैं, इस पोर्शन को। अब हम अगर इसके डिटेलिंग्स पर आते हैं तो अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वेरिएबल स्थल होता है, जो वेरिएबल रीजन होता है, दोनों ही लाइट एंड हेवी चेन का, तो वो पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन बाइंडिंग के लिए। और जो कांस्टेंट रीजन है, सी रीजन है, उसके अनेक बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग। अभी हम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस दोबारा मैं ये दिखा रही हूँ चित्र, आप देख सकते हैं। अब हम एक ये टेबल है, यहाँ पर फंक्शंस हमने एनलिस्ट कर रखे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स के। और 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आईजीजी जो है मॉलिक्यूल, ये इसके फंक्शंस हैं, ये मुख्य एंटीबॉडी होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, और ये बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज करता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में इसका योगदान होता है, और ये प्लासेंटा को क्रॉस करने में सक्षम होता है। IgA प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया और वायरस को म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होने देता है। IgM ये प्लासेंटा क्रॉस करने में सक्षम नहीं होता है, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के रूप में उत्पन्न होता है। IgD बी सेल्स के सरफेस पर पाया जाता है और सीरम में पाया जाता है। IgE वर्म इन्फेक्शन से रक्षा करता है, और किंतु ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं करता है। हम एक और टेबल देखते हैं, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जनरली सभी बुक्स में इस तरह का टेबल आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिखा रखे हैं। सबसे पहले इसमें कि परसेंटेज क्या है सीरम में, तो हम देख सकते हैं यहाँ कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
IgG पाया जाता है सीरम में, परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। तो सर्वाधिक मात्रा IgG की होती है सीरम में 75%। और इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इनका। IgD 0.2 पाया जाता है परसेंट और IgE बहुत कम है 0.004%। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट IgM पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है, इस वजह से ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और IgG मोनोमेर फॉर्म में पाया जाता है, एक ही इसकी इकाई पाई जाती है मोनोमेरिक, तो ये 150 है इसका मॉलिक्यूलर वेट। इस प्रकार से और भी ये सारे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं इसमें।